हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उपसह संयोजक यौगिक। अब देखो, उपसह संयोजक यौगिक बिल्कुल सिंपल चैप्टर, भाई आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं। जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलो वैसे वैसे आप पढ़ते चलना, बाकी तो समझ में आपको आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो उपसह संयोजक यौगिक। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ें 2-4 जो भी हैं इसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही है कि देखो, सबसे पहले तो ये आप बोल सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिक को पढ़ने से पहले आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि उपसह संयोजक बंध कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम उसी को पढ़ते हैं। पहला टॉपिक है आपका उपसह संयोजक बंध। पहला टॉपिक क्या है आपका? उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध। ठीक है भाई, देखो ध्यान देना, अगर हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करें, उपसह संयोजक बंध की बात करें, तो उपसह संयोजक जो बंध है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। परंतु समस्या ये है, इसमें भाग लेने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं। जैसे ही मान लो आपके पास 2 एटम हैं ए और बी, अब इनके बीच में आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनाना है। परंतु क्या होगा, इस उपसह संयोजक बंध में तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं किसी एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो बनने वाला बंध हमारा क्या होता है? उपसह संयोजक बंध होता है। तो इसकी परिभाषा देखो कैसे हम लिखेंगे। यदि बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दिए जाते हैं तो बनने वाला बंध उपसह संयोजक बंध कहलाता है। समझे? यदि बंध में भाग लेने वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम द्वारा दिए जाएंगे तो बनने वाले बंध को आप क्या बोलेंगे? उपसह संयोजक बंध बोलेंगे। ठीक है जी। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल ये है, कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। सेकंड टॉपिक डालो लुईस की। देखो इनका पढ़ाने का यहाँ पे कोई मतलब तो ऐसे है नहीं, पर जनरल आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ बेसिक चीज़ें, आगे काम में आने वाली है। भाई क्या काम में आएगा वो तो बाद में देखेंगे। तो सेकंड टॉपिक है आपका लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा। अम्ल क्षार अवधारणा देखना भाई, समझना। लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा से हमारा मतलब है कि लुईस ने अम्ल और क्षार को किस प्रकार से परिभाषित किया। ध्यान देना, लुईस ने अम्ल और क्षार को किस प्रकार से परिभाषित किया वो समझो। भाई लुईस ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू लुईस ने बोला कि वे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं उनको क्या बोला जाता है? अम्ल बोला जाता है। ये किसने बोली? लुईस ने ये बात बोली भाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। और क्षार के बारे में इसने क्या बात बोली कि वे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते हैं, लोन पेयर दान करने वाले पदार्थों को इसने क्या बोला? क्षार बोला। तो हम लिखेंगे लुईस के अनुसार
वे पदार्थ जो लोन पेयर दान करते हैं, जो लोन पेयर दान करते हैं उन्हें क्षार कहा जाता है। कहा जाता है। समझिए भाई, लुईस की अमल क्षार अवधारणा से हमारा मतलब क्या है। लुईस ने क्या बोला, वे पदार्थ जो लोन पेयर ग्रहण करेंगे उन्हें अम्ल बोला जाएगा, और वे पदार्थ जो लोन पेयर दान करेंगे, लोन पेयर डोनेट करेंगे, उनको क्या बोल दिया जाएगा, क्षार बोल दिया जाएगा। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, देखो अगर मैं आपसे बात करूं H+ की, देखो H+ क्या कर सकता है, लोन पेयर ग्रहण कर सकता है, तो H+ यहाँ पे क्या होगा, अम्ल होगा। अगर मैं बात करूं आपसे NH3 की, तो NH3 में क्या है, NH3 के नाइट्रोजन परमाणु पर क्या है, एक लोन पेयर है। अगर इसके नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर है तो ये किसी को लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करने वाले पदार्थों को लुईस ने क्या बोला, अम्ल बोला। तो NH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एक क्षार की तरह, और आपका ये जो है H+ ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक अम्ल की तरह बिहेव करेगा। अब देखो यहाँ पे भी आपको एक बात समझनी है, ऐसे तो आप जानते होंगे जनरली कि ये लोन पेयर क्या होता है भाई, है ना। तो देखो इस लोन पेयर को भी समझ लो कि लोन पेयर का मतलब क्या है। लोन पेयर या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है भाई, समझो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से हमारा मतलब क्या है, आप एक बात समझो भाई, कोई एटम है। अब एटम के जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब देखो यहाँ ये बात मैं बताऊंगा नहीं आपको कि भाई संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो आप कक्षा 6-7 में पढ़ लिए होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कम से कम आते होंगे। तो देखो संयोजी कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो हैं दो प्रकार के होते हैं, समझिएगा भाई कौन कौन से। एक तो संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते, ध्यान देना, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं। एक तो संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते, उनको क्या बोल दिया जाता है, लोन पेयर। बात को समझना भाई, संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते, तो उनका युग्म जो है, उनका जो पेयर है, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, लोन पेयर बोल दिया जाएगा। जैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, सिंपल सी की बात कर लो, NH3 की। NH3 में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 5 हैं। NH3 में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है, 5 है, ठीक है भाई। 5 इलेक्ट्रॉन हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन ये रिप्रेजेंट कर दिए। अब NH3 में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हमारे पास 3 है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन्होंने एक बॉन्ड तो उस नाइट्रोजन परमाणु के साथ बना लिया। अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका एक पेयर बनेगा, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, एक लोन पेयर बोल दिया जाएगा। ये तो हम बात बोल रहे हैं कि संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में नहीं आते हैं, उनको क्या बोल दिया जाएगा, लोन पेयर बोल दिया जाएगा। तो NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, और संयोजी कोष के वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के काम में आते हैं, उनको क्या बोला जाता है, बॉन्ड पेयर बोला जाता है भाई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम स्टार्ट करते हैं योगात्मक यौगिक, ठीक है। अब देखो यहाँ से धीरे धीरे आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है आपका योगात्मक यौगिक, इसको थोड़ा ध्यान समझना भाई। योगात्मक यौगिक, योगात्मक देखो ऐसे तो योगात्मक यौगिक का मतलब नाम से आपको पता लग रहा है भाई। योगात्मक यौगिक का मतलब क्या हो गया, जिनका निर्माण, ऐसे यौगिक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे यौगिकों के योग से होता है, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, योगात्मक यौगिक बोल दिया जाता है भाई, ठीक है। देखो मैं आप सबसे पहले आपको परिभाषा बाद में लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल देखो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि आपका फिटकरी जो है, पोटासियम जिसको हम बोलते हैं, वो आपका एक योगात्मक यौगिक है भाई। फिटकरी जो है आपका, देखना, जिसको हम पोटासियम बोलते हैं,
ये क्या है आपका एक योगात्मक यौगिक है, क्योंकि इस फटकरी का निर्माण जो है 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों के निर्माण से होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि फटकरी जो आपका कैसा है, एक योगात्मक यौगिक है। अब इसका जो निर्माण है होता कैसे है वो समझो। देखो ध्यान देना, फटकरी क्या है, इसका निर्माण एक तो हम लेंगे पोटेशियम सल्फेट, ध्यान देना, एक तो लेंगे पोटेशियम सल्फेट प्लस एक लेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, और 24 जल के अणु हम यहाँ पे काम में लेंगे 24H2। तो यहाँ से हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, फिटकरी बन के आएगा। उनको सिंपल हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये क्या आपका फिटकरी का फॉर्मूला है भाई। तो ध्यान देना, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, योगात्मक यौगिक का मतलब है कि ऐसे यौगिक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों के निर्माण से होता है, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, योगात्मक यौगिक बोल दिया जाता है। तो एक बार मैं परिभाषा लिख देता हूँ भाई बीच में, यहाँ पे लिख देता हूँ परिभाषा। देखो वे यौगिक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के निर्माण से होता है, यौगिकों के निर्माण से होता है, उन्हें योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है भाई, समझे। ऐसे यौगिक जिनका जो निर्माण है 2 या 2 से अधिक सरलता यौगिकों के योग से होगा, उनको क्या बोल दिया जाता है, योगात्मक यौगिक बोल दिया जाता है। या सिंपल हम ऐसे बोल सकते हैं, वे यौगिक जिनका निर्माण 2 या 2 से अधिक सरलता यौगिकों को मिश्रित करके वाष्पित करने पर होता है, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, योगात्मक यौगिक बोल दिया जाता है। और देखो एग्जाम्पलों की अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं भाई, समझने की कोशिश करना। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है मोहर लवण। ठीक है, मोहर लवण। अब देखना, मोहर लवण भी क्या है आपका, एक योगात्मक यौगिक है। इसका निर्माण किस किस प्रकार के यौगिकों से होता है वो भी समझो भाई। मोहर लवण जो है वो देखना, मोहर लवण जो आपका है, एक तो बनेगा आपका FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस एक होगा आपका अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 प्लस यहाँ पे आपको 6 जल के अणु काम में लेने पड़ेंगे 6H2। ठीक है, अगर आप इन यौगिकों को मिश्रित करके वाष्पित करोगे या गर्म करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, मोहर लवण, मोहर साल्ट प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको देखो FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो ये भी क्या हो गया आपका, एक योगात्मक यौगिक होगा। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण भी 2 या 2 से अधिक यौगिकों के योग से हुआ है। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो उसको भी ध्यान से समझना भाई। एक अगला एग्जाम्पल और होता है कार्निलाइट, उसको भी देखो। कार्निलाइट से हमारा मतलब क्या है, समझना भाई। देखो जो आपका कार्निलाइट है वो कुछ इस प्रकार से होता है। कार्निलाइट में एक तो पोटेशियम क्लोराइड KCl और एक होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इन दोनों को हम गर्म करेंगे तो हमके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्निलाइट प्राप्त हो जाएगा। रिप्रेजेंट इस प्रकार से करेंगे KCl डॉट
Cl2, ये क्या हो गया आपका कार्बोनाइट हो गया। तो ये सभी क्या हैं आपके योगात्मक यौगिक हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो निर्माण है कैसे हो रहा है, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के योग से हो रहा है। ठीक है जी, आगे देखो 1-2 एग्जाम्पलों की और बात करते हैं भाई। अगर मैं आपसे अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो सिंपल हम देखो अगला एग्जाम्पल हम इस प्रकार से लिखेंगे, 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे K4 FeCN का होल 6। तो ये भी हमारा क्या है, एक योगात्मक यौगिक है, क्योंकि इसका भी निर्माण इन दोनों यौगिकों के क्या योग से हुआ। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक यौगिक हो जाएगा। अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो वो भी देखो भाई, अगला एग्जाम्पल आपका क्या होगा उसको भी समझना ध्यान से। अगला एग्जाम्पल जो आपका होगा वो देखो AgCN प्लस KCN, इन दोनों यौगिकों को हम क्या करेंगे, मिश्रित करके वाष्पित करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त हो जाएगा। देखो भाई KAG और CN का होल ट्वाइस, ये भी हमारा क्या है, एक योगात्मक यौगिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर से समझो। योगात्मक यौगिक का मतलब है ऐसे यौगिक जिनका निर्माण जो है कैसे होगा, 2 या 2 से अधिक सरल स्थायी यौगिकों के निर्माण से होगा, उनके योग से होगा, उन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, योगात्मक यौगिक बोल दिया जाएगा। अब देखो कैटेगरी इनके अलग अलग हो सकती है। अभी हम देखेंगे कि ये कुछ अलग प्रकार के योगात्मक यौगिक हैं और ये कुछ अलग प्रकार के योगात्मक यौगिक हैं। तो इस इनके कैटेगरी के हिसाब से इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। वो समझो कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखना भाई, मैं आपसे बोलूं कि योगात्मक यौगिक जो हैं 2 प्रकार के होंगे, समझने की कोशिश करना। योगात्मक यौगिक जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, तो लिख सकते हैं योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देना, योगात्मक यौगिक जो 2 प्रकार के होंगे वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहला है इसमें द्विविक लवण। ध्यान देना भाई, योगात्मक यौगिक का पहला प्रकार कौन सा है, द्विविक लवण है। द्विविक लवण या द्विलवण, डबल साल्ट। ध्यान देना, योगात्मक यौगिक का जो पहला प्रकार है वो क्या है आपका, द्विलवण है। अब समझने की कोशिश करना कि डबल साल्ट होते क्या हैं। देखो डबल साल्ट जो भी होंगे उनमें क्या होगा, जो नेगेटिव वाला भाग होगा, ऋणात्मक भाग होगा, वो कॉमन होगा। भाई योगात्मक यौगिक ही है। अब योगात्मक यौगिक में जिन भी यौगिकों का हम योग करेंगे उनमें जो ऋणात्मक पोर्शन है आपका, ऋणात्मक भाग है, वो कॉमन होगा। जैसे ही मैं आपसे सिंपल अगर कार्बोनाइट की बात करूं, कार्बोनाइट समझना जी, इस कार्बोनाइट क्या है भाई, कार्बोनाइट होता है क्या है, देखो KCl और एक होता है MgCl2, ये है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहां से क्या प्राप्त होगा आपको, K प्लस और Cl माइनस, K प्लस प्लस Cl माइनस आयन प्राप्त होगा। अगर MgCl2 को आप ब्रेक करोगे तो यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो ध्यान देना, जो आपके द्विलवण होते हैं उनमें जो आपका ऋणात्मक भाग होता है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। भाई इस वाले में भी Cl माइनस है, इस वाले में भी Cl माइनस है, तो हम कह सकते हैं द्विलवणों में जो आपका ऋणात्मक भाग है वो कैसा होता है, कॉमन होता है। तो देखो अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब, ध्यान देना, जब 2 समान, ध्यान देना, जब 2 समान ऋणायन युक्त, 2 समान ऋणायन युक्त यौगिकों को, ऋणायन युक्त यौगिकों को
यौगिकों को मिश्रित कर वाष्पित किया जाता है तो वाष्पित किया जाता है तो द्विलवणों का निर्माण होता है। तो द्विलवणों का निर्माण होता है। ठीक है भाई, समझ में आया? आपके डबल साल्ट किस प्रकार से बनेंगे? जब आप दो यौगिक ऐसे लो जिसमें क्या है ऋणात्मक भाग कॉमन हो, उन यौगिकों को आप क्या करोगे, मिश्रित करके वाष्पित करोगे तो डबल साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगले एग्जांपल की बात करो भाई, जैसे आपने मोहर लवण की बात की थी, उसको भी समझो भाई। आपका मोहर लवण किस प्रकार से बनता था? मोहर लवण आपका, ध्यान देना, मोहर लवण आपका किस प्रकार से बनता था? एक तो होता था आपका फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस एक क्या होता था आपका अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस, और आपके पास होता था 6H2O। अब देखो इसमें ऋणात्मक भाग की बात करें तो FeSO4 कैसे ब्रेक होगा, समझो भाई। FeSO4 जो आपका ब्रेक होगा वो होगा Fe2 प्लस और SO4 माइनस 2, Fe2 प्लस और एक होगा SO4 2 माइनस। यहाँ पे ऋणात्मक भाग के आपके पास SO4 2 माइनस आयन है। अगर इसकी बात करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, इसको भी समझो। NH4 का होल ट्वाइस SO4 कैसे ब्रेक होगा भाई, 2 NH4 प्लस और SO4 माइनस 2। तो देखो इन दोनों में क्या है, ऋणात्मक भाग क्या समान है, ऋणात्मक भाग कॉमन है, तो आपका मोहर लवण भी कैसा होगा, एक डबल साल्ट होगा, द्विलवण होगा। ठीक है, अगर आप बात करें जैसे फिटकर की बात करो, फिटकर भी आपका कैसा है, एक द्विलवण है, क्योंकि उसमें भी आपका ऋणात्मक भाग क्या होता है, कॉमन होता है। तो समझने की कोशिश करो भाई, द्विलवण क्या होते हैं, बनते कैसे हैं? जब दो समान ऋणायन युक्त यौगिकों को मिश्रित करके वाष्पित किया जाता है तो डबल साल्ट्स द्विलवणों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलो भाई। देखो ध्यान देना, अगला जो इसमें प्रकार है आपका, सॉरी द्विलवणों की और थोड़ी सी और बात कर लेते हैं भाई। डबल साल्ट के बारे में एक दो लाइन और समझ लो। खास बात यह है कि डबल साल्ट जो है, द्विलवण जो है केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। तो नोट डाल के आप लिख सकते हैं, द्विलवण केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। विलयन अवस्था में ये अपने में उपस्थित समस्त आयनों का परीक्षण दे देते हैं। आयनों का परीक्षण दे देते हैं। ठीक है भाई, द्विलवण जो होते हैं केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। विलयन अवस्था में क्या करते हैं, अपने में जितने भी आयन होते हैं उन सभी का परीक्षण दे देते हैं। देखो कैसे, अगर हम कार्बोनाइट की बात करें, तो कार्बोनाइट सॉलिड स्टेट में तो मान लिया कि स्थायी होगा, परंतु जब इसको सॉल्यूशन स्टेट में लाया जाएगा तो क्या होगा, अपने में ये भाई कार्बोनाइट होता क्या है, KCl MgCl2। अगर इसको विलयन अवस्था में लाया जाएगा तो ये K प्लस Cl माइनस और Mg2 प्लस आयनों का क्या करेगा, टेस्ट दे देगा, परीक्षण दे देगा। और खास बात सुनो भाई, द्विलवण जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई उपसहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता। फिर से समझो, द्विलवण जो होते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई उपसहसंयोजक बंध नहीं पाया जाता। तो हम लिख सकते हैं
यहाँ पे लिख दो भाई, द्विलवणों में उपसह संयोजक बंध नहीं पाया जाता है। लिखो, द्विलवणों में उपसह संयोजक बंध नहीं पाया जाता है। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात तो क्या थी भाई, ये केवल ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, विलयन अवस्था में ये अपने में उपस्थित समस्त आयनों का परीक्षण दे देते हैं। दूसरी बात क्या है, इनमें कोई उपसह संयोजक बंध नहीं पाया जाता। तीसरी बात सुनो, जो आपके डबल साल्ट होते हैं, द्विलवण जो होते हैं, उनमें 3 प्रकार के आयन पाए जाते हैं भाई। तो लिख सकते हैं, द्विलवणों में 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के आयन का मतलब ये नहीं कि भाई यहाँ पे 3 प्रकार के आयन बन जाएंगे, आयन तो 2 ही होंगे, परंतु 3 टाइप्स ऑफ आयन यहाँ पे पाए जाएंगे आपको ना। ठीक है भाई, द्विलवणों में 3 प्रकार के आयन पाए जाते हैं। अब द्विलवणों में 3 प्रकार के आयन कौन कौन से होंगे? 2 तो क्या होंगे, सामान्य धनायन होंगे। अगर जैसे आप कार्बोनाइट की बात करो तो कार्बोनाइट में एक K+ है, एक Mg2+ है, और एक हमारे पास क्या है, Cl- आयन है। तो जनरली हम बोल सकते हैं कि द्विलवणों में 3 प्रकार के आयन पाए जाते हैं। 2 तो क्या होंगे, सामान्य धनायन होंगे, सामान्य धनायन, और एक क्या होगा हमारे पास, एक सामान्य ऋणायन होगा, एक सामान्य ऋणायन। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि द्विलवण जो है उनकी 2-3 बातें आपको क्या ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, विलयन अवस्था में क्या करते हैं, अपने में समस्त आयनों का परीक्षण दे देते हैं। दूसरी बात क्या थी, इनमें उपसह संयोजक बंध नहीं पाया जाता। और तीसरी बात क्या है, इनमें 3 प्रकार के आयन पाए जाएंगे। 2 तो सामान्य धनायन होंगे, जैसे एक K+, एक Mg+2, 2 धनायन है, और एक क्या होगा आपके पास, ऋणायन होगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। योगात्मक यौगिक का जो अगला प्रकार है आपका उपसह संयोजक यौगिक, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं भाई। देखो, समझो उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है। इसका जो अगला प्रकार है सेकंड, उपसह संयोजक यौगिक। दूसरा प्रकार है आपका उपसह संयोजक यौगिक। देखो, उपसह संयोजक यौगिक जनरली होते क्या है। अब देखो, अगर इनकी फॉर्मेशन की बात करें, इनके निर्माण की बात करें, तो हम ये कहते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों का जो निर्माण है बिल्कुल द्विलवणों की तरह होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम लाइन आप लिख सकते हैं कि उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण द्विलवणों की तरह ही होता है। तो लिखो, उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण, उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण द्विलवणों की तरह ही, द्विलवणों की तरह ही होता है। ठीक है, समझे। उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण कैसे होगा, बिल्कुल डबल साल्ट्स की तरह ही होगा। अब देखो, खास बात क्या है, जो आपके उपसह संयोजक यौगिक हैं उनमें 2 प्रकार के आयन पाए जाएंगे। तो हम लिखेंगे उनकी कैटेगरी अलग अलग है भाई। उपसह संयोजक यौगिकों में, उपसह संयोजक यौगिकों में 2 प्रकार के आयन, 2 प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं, अब देखो, 2 प्रकार के जो आयन है किस किस कैटेगरी के हो सकते हैं वो भी समझना। अब 2 प्रकार के आयनों में जो सबसे पहले हमारी कैटेगरी है वो है, सबसे पहली कैटेगरी हमारी सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन। देखो जी, सामान्य धनायन
व संकुल ऋणायन, व संकुल ऋणायन। देखो इसका मतलब क्या है, सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखो अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता क्या है, जो पहले वाला भाग होता है वो धनात्मक भाग होता है, सेकंड वाला भाग जो होता है ऋणात्मक भाग होता है। तो ये जो जेड है इसको मान लेते हैं ये पॉजिटिव भाग होगा, ये आपका ऋणात्मक भाग होगा। तो जेड प्लस तो क्या है, सामान्य धनायन है, और ये संकुल क्या है, संकुल ऋणायन है। तो पहली कैटेगरी कौन सी है आपकी, सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन की। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इस प्रकार का एग्जाम्पल हो सकता है इसका, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल देखो K4 FeCN6 हो सकता है इस प्रकार का। भाई देखो ये ब्रेक कैसे होगा, 4K प्लस, ध्यान दीजिएगा 4K प्लस FeCN6 -4। ठीक है भाई, इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका, ये किसकी कैटेगरी का एग्जाम्पल बन सकता है, सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन की कैटेगरी का एग्जाम्पल बन सकता है। आगे देखो भाई, इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपके पास सामान्य धनायन और संकुल ऋणायन के बाद जो दूसरी कैटेगरी है आपकी, वो आपकी कैटेगरी है कुछ इस प्रकार के। देखो एक तो संकुल धनायन हो जाएगा और एक आपका सामान्य क्या हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा। ये कैटेगरी कौन सी बन जाएगी, संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन की। तो इसको लिखेंगे संकुल धनायन व सामान्य ऋणायन, ठीक है भाई। अब देखो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ इस प्रकार का हो सकता है इसका एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा भाई। CONH3 Cl3 किसकी कैटेगरी का एग्जाम्पल बनेगा, ये एक बार फिर से देखिएगा। CONH3 Cl3, देखना भाई इसको हम कैसे लिखेंगे ब्रेक करके, CONH3 +3Cl-, ये किसकी कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा आपके पास, संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन की जो कैटेगरी है उसका एग्जाम्पल बन जाएगा। अब एक और कैटेगरी है भाई, उसको भी समझ लो कि जो इसकी तीसरी कैटेगरी है वो कैसी है। देखो भाई वो हो जाएगा आपका संकुल धनायन और संकुल ही ऋणायन। ठीक है जी, तीसरी कैटेगरी कौन सी है आपकी, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, संकुल धनायन व संकुल ऋणायन। अगर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन की अगर फॉर्मेट की बात करें तो कुछ इस प्रकार का होगा, एक आपका पॉजिटिव होगा और एक आपका कैसा को नेगेटिव होगा। ये आपका क्या है, संकुल धनायन है और ये वाला आपका क्या है, संकुल ऋणायन है। एग्जाम्पल की बात करें देखो भाई, CONH3 का होल 6, एक क्रोमियम ले लेते हैं Cl का होल 6, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो ये किसकी कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा, संकुल धनायन व संकुल ऋणायन की कैटेगरी का एग्जाम्पल बन जाएगा। फिर से देखो भाई, सामान्यतः अगर उपसहसंयोजक यौगिकों के फॉर्मेशन की बात करें तो इनका जो फॉर्मेशन, इनका जो निर्माण है बिल्कुल डबल साल्ट की तरह ही होता है, पहली बात। अब देखो दूसरी बात यह है कि उपसहसंयोजक यौगिक उपसहसंयोजक यौगिकों में दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, वो तीन कैटेगरी है अलग अलग प्रकार की। पहली है सामान्य धनायन संकुल ऋणायन की कैटेगरी, दूसरी जो कैटेगरी है वो है संकुल धनायन और सामान्य ऋणायन की, और जो तीसरी कैटेगरी है वो कौन सी है, संकुल धनायन और संकुल ऋणायन की कैटेगरी है। अब देखिए यहाँ पे भी आप एक बात नोट करके लिख लो कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जनरली होता है क्या है, ध्यान देना भाई, उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध पाया ही जाएगा। खास बात यह है, उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक बंध पाया जाता है। नोट डाल के लिखो भाई, उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक
यौगिकों में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, उपसह संयोजक यौगिकों में उपसह संयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो भाई, आगे देखो, फिर से हम स्टार्ट करते हैं मेलडी। और फिर से भाई एक नई हेडिंग डालना आप, उपसह संयोजक यौगिक। हम उपसह संयोजक यौगिकों को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे वो समझने की कोशिश करना। देखो जनरली होता क्या है, उपसह संयोजक यौगिक है भाई, उपसह संयोजक यौगिकों में या कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। अब कोऑर्डिनेशन जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा भाई, लोन पेयर के डोनेशन से बनेगा। अर्थात इसमें एक जो भाग है वो लोन पेयर देगा और एक जो भाग है लोन पेयर लेगा। अर्थात उपसह संयोजक यौगिकों में क्या पाया जाएगा, उपसह संयोजक बंध पाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। देखो इनकी अगर परिभाषा की हम बात करें, उपसह संयोजक यौगिकों की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हेडिंग है आपकी उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, या इसी को बोला जाएगा संकुल यौगिक। ठीक है जी, सुनो भाई ध्यान से। मैं लिखता हूं परिभाषा पहले, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु या आयन अपने ऋणावेशित कौमा उदासीन या धनावेशित परमाणु के साथ, धनावेशित परमाणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा, उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। कॉमा लगा क्या लिखेंगे, क्या कहलाते हैं, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। उपसह संयोजक, उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, उपसह संयोजक यौगिक क्या होते हैं, वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु परमाणु जो अपने ऋणावेशित, अपने उदासीन या अपने धनावेशित परमाणु या अणुओं के साथ उपसह संयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। उन यौगिकों को क्या बोल दिया जाता है, उपसह संयोजक यौगिक बोल दिया जाता है। देखो इनका फॉर्मेशन भी जनरली देखो कैसे होगा, मान लो ये आपका कोई धातु आयन है, धातु परमाणु है। अब इसको जो लोन पेयर देगा वो कोई एटम या आपका आयन हो सकता है, जिसको हम लिगेंड बोल के चलते हैं। देखो भाई ये क्या बनेगा आपका, M प्लस माइनस N। देखो भाई क्या हुआ, जनरली ये तो आपका क्या है, धातु आयन या धातु परमाणु हो सकता है कोई भी। L आपका लिगेंड है, X आपके लिगेंडों की संख्या है और ये संकुल आयन पर आवेश है। देखो जी M यहाँ पे क्या है, धातु परमाणु या आयन, धातु परमाणु या आयन। L आपका लिगेंड है, L क्या है, लिगेंड। X है लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या। और यहाँ पे जो ये प्लस माइनस N है ये है संकुल आयन पर आवेश। ये क्या है हमारे पास, संकुल आयन पर आवेश।
तो लिख दो, ये हमारे पास क्या है, संकुल आयन पर आवेश, सॉरी संकुल आयन पर नहीं, संकुल पर आवेश, संकुल पर आवेश। ठीक है भाई। XOE लिगेंड्स की संख्या है, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक होते क्या हैं। देखो, वे यौगिक जिनमें धातु परमाणु या आयन अपने ऋणावेशित उदासीन या धनावेशित परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है, उन यौगिकों को क्या बोला जाता है, उपसहसंयोजक यौगिक बोला जाता है। अब खास बात ये कि जो धातु परमाणु और लिगेंड हैं, ये इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह का बिहेव करते हैं। देखो, उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु परमाणु जो है लुईस अम्ल की तरह काम करती है, क्योंकि लोन पेयर ग्रहण करती है, और जो लिगेंड है वो किसकी तरह काम करता है, क्षार की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर डोनेट करता है। तो इन चीज़ों को भी हम लिख सकते हैं भाई। देखो, हम लिखेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिकों में जो धातु परमाणु हैं, उपसहसंयोजक यौगिकों में धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह काम करती है, लुईस अम्ल की तरह काम करेगी, क्योंकि ये क्या करती है, लोन पेयर ग्रहण करती है, और लोन पेयर ग्रहण करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, लुईस अम्ल बोला जाता है। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले भी आपने। उसके बाद जो आपका लिगेंड है, लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है भाई, लुईस क्षार की तरह, लुईस क्षार। क्यों? क्योंकि क्या करता है, लोन पेयर दान करता है, और लोन पेयर दान करने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, लुईस क्षार बोला जाता है। तो ये भी बात याद रखना कि उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, धातु परमाणु जो आपका होता है लुईस अम्ल की तरह काम करेगा, क्योंकि लोन पेयर ग्रहण करता है, और लिगेंड जो है लुईस क्षार की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर डोनेट करता है भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, कि इनको हम किस किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो भाई, उपसहसंयोजक यौगिकों का प्रदर्शन, कि हमारे पास किस किस प्रकार के फॉर्मेट में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। देखना भाई ध्यान से। सबसे पहला जो इसका फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार का हो सकता है। ठीक है भाई, पहला फॉर्मेट। दूसरा वाला जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार का हो सकता है। तीसरे प्रकार का जो फॉर्मेट है आपका कुछ इस प्रकार का हो सकता है भाई, सिंपल। और चौथी प्रकार का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार का हो सकता है। आई जी समझ में। तो संकुल यौगिकों में 4 प्रकार के फॉर्मेट हो सकते हैं, वो आपके सामने ये हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा ब्रैकेट है, इस बड़े ब्रैकेट को बोला जाता है उपसहसंयोजक सत्ता, उपसहसंयोजक सत्ता। ठीक है भाई। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उपसहसंयोजक यौगिकों में इस बड़े ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, उपसहसंयोजक सत्ता या समन्वय सत्ता। इसी को क्या बोला जाता है, एक और नाम है भाई इसका, समन्वय सत्ता। और जो समन्वय सत्ता के बाहर ये दोनों तरफ है, इसको बोला जाता है आयनिक सत्ता। इसको क्या बोला जाएगा, आयनिक सत्ता बोला जाएगा। तो समझ रहे भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 4 प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 4 प्रकार के फॉर्मेट आपके सामने हैं। बड़े ब्रैकेट को बोला जाएगा समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजक सत्ता, और ये इस उपसहसंयोजक सत्ता के समन्वय सत्ता के बाहर स्थित जो सत्ता है, इसी को क्या बोल दिया जाएगा, आयनिक सत्ता बोल दिया जाएगा भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कुछ परिभाषाएं हैं भाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ परिभाषाएं हैं आपके 5-7, उनको भी हम अभी देखते हैं। तो हेडिंग डालो, उपसहसंयोजक यौगिकों में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा। उपसहसंयोजक यौगिकों से संबंधित, या फिर ऐसे कर लो, उपसहसंयोजक यौगिकों की महत्वपूर्ण परिभाषा। ठीक है, जो भी 5-7 परिभाषा हैं उनको थोड़ा समझ लो भाई। देखो, पहला जो आपका आता है वो है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु।
देखो केंद्रीय धातु परमाणु का मतलब है संकुल यौगिकों में वो परमाणु या आयन जो लिगेंड से लोन पेयर ग्रहण करता है और उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु बोल दिया जाता है। देखो भाई, जैसे अगर हम सिंपल बात करें K4 FeCN का होल 6, तो इस वाले कंपाउंड में, इस वाले उपसह संयोजक यौगिक में जो आपका Fe है, ये क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु है, क्योंकि जो Fe है इस CN से क्या लेता है? लोन पेयर लेता है। तो लोन पेयर ग्रहण करने वाले परमाणु या आयनों को क्या बोल दिया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु बोल दिया जाता है। और ये केंद्रीय धातु परमाणु सामान्यतः क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे वे परमाणु या आयन, वे धातु परमाणु या आयन, वे धातु परमाणु या आयन जो लिगेंडों से लोन पेयर ग्रहण करके उपसह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं, उपसह संयोजक बंध का, उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं वो? केंद्रीय धातु परमाणु कहलाते हैं। ठीक है भाई। अगर दूसरी परिभाषा की बात करें तो वो है आपके पास लिगेंड। देखो लिगेंड का मतलब क्या है? संकुल यौगिकों में वो परमाणु, अणु या आयन जो धातु परमाणु को लोन पेयर डोनेट करता है और उपसह संयोजक बंध का निर्माण करता है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? लिगेंड बोल दिया जाता है। अर्थात जो लोन पेयर डोनेट करता है वो तो लिगेंड होता है, और जो इनके द्वारा दिए गए लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उनको क्या बोल दिया जाता है? केंद्रीय धातु परमाणु बोल दिया जाता है। ठीक है भाई। तो लिखो संकुल यौगिकों में वो परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को लोन पेयर डोनेट करता है, उसको क्या बोल दिया जाता है? लिगेंड बोल दिया जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, फिर से समझना भाई। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो तो क्या करता है? लोन पेयर ग्रहण करने का काम करता है, और लिगेंड जो है लोन पेयर डोनेट करने का काम करता है। अब आते हैं तीसरी परिभाषा पे भाई, वो है आपकी उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या। उपसह संयोजक संख्या। देखो उपसह संयोजक संख्या से हमारा मतलब ये है, मान लिया ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है, तो लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु को कितने लोन पेयर डोनेट करते हैं? अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की संख्या को क्या बोल दिया जाता है? उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या बोल दिया जाता है भाई, या फिर क्या बोल दिया जाता है? समन्वय संख्या। लिगेंड और मेटल के बीच बनने वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स की जो संख्या है वो हमारी क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगी भाई। देखो केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड के बीच बनने वाले उपसह संयोजक बंधों की संख्या, उपसह संयोजक बंधों की संख्या, उपसह संयोजक बंधों की संख्या क्या कहलाती है? समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है जी। आगे देखो इन तीनों परिभाषा को फिर से सोचो।
फिर से देखो, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होती है, वे परमाणु आयन होते हैं जो लिगेंड और लोन पेयर ग्रहण करते हैं, लुईस अम्ल की तरह काम करते हैं। लिगेंड क्या होते हैं, जो धातु परमाणु को लोन पेयर डोनेट करते हैं, लुईस क्षार की तरह काम करते हैं। और उपसहसंयोजक संख्या समन्वय संख्या से हमारा मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बीच बनने वाले जो उपसहसंयोजक बंध है उनकी संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। आगे देखो भाई, आगे समझना, आगे जो है वो है चौथी परिभाषा हमारी समन्वय सत्ता। समन्वय सत्ता देखो, समझो भाई, समन्वय सत्ता से हमारा मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि समन्वय जो सत्ता होती है उसको हम इस बड़े ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो देखो, आपने जितने भी पढ़ोगे जो पढ़े हैं उनमें क्या आता है, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर एक तो मेटल आयन आता है जिसको हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, और एक आता है लिगेंड। तो देखो, इसकी परिभाषा भी कुछ इस प्रकार से बनाई गई है कि समन्वय सत्ता की परिभाषा किस प्रकार से बनाई गई है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों को घेरने वाली सीमा को क्या बोला जाता है, समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजक सत्ता बोला जाता है। तो लिखो, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंडों को घेरने वाली सीमा, व लिगेंडों को घेरने वाली सीमा क्या कहलाती है, समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजक सत्ता कहलाती है। सीमा समन्वय सत्ता या उपसहसंयोजक सत्ता कहलाती है। ठीक है भाई, समन्वय सत्ता में होगा क्या, मेटल आयन आएगा और लिगेंड आएगा, तो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों को घेरने वाली सीमा को आप क्या बोल दोगे, समन्वय सत्ता बोल दोगे। अगली जो पांचवी परिभाषा है आपकी वो है आयनिक सत्ता। आयनिक सत्ता, देखो भाई, आयनिक सत्ता से हमारा मतलब क्या है, इस समन्वय सत्ता के दोनों और जो सत्ता है इसी को क्या बोल दिया जाता है, आयनिक सत्ता बोल दिया जाता है। तो जनरल इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि समन्वय सत्ता के दोनों ओर की जो सत्ता है उसी को क्या बोला जाता है, आयनिक सत्ता बोला जाता है। तो लिखो, समन्वय सत्ता के बाहर स्थित सत्ता आयनिक सत्ता का निर्माण करती है। ठीक है भाई, क्या था आयनिक सत्ता का मतलब, ये आपकी क्या है, समन्वय सत्ता है, और इसके बाहर जो ये सत्ता है इसी को क्या बोल दिया जाएगा, दोनों को आयनिक सत्ता बोल दिया जाएगा। ठीक है, और देखो अगली जो परिभाषा है आपकी 6 नंबर की वो है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, अब देखो खास बात यह है भाई, इस ऑक्सीकरण अवस्था से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर से समझिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था से क्या आते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे पूछा जाता है, आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दी जाएगा, वहाँ से पूछेगा कि बताइए कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इस संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो ऑक्सीकरण अवस्था से हमारा मतलब होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु पर जो चार्ज आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश, केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है भाई,
कि संकुल यौगिक में जो आपका केंद्र धातु परमाणु होगा, उस केंद्र धातु परमाणु पर जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज उसके क्या कहलाएगी, ऑक्सीजन अवस्था कहलाएगी। अब देखो अभी आप जो है किसी भी मेटल की ऑक्सीजन अवस्था नहीं निकाल सकते। ऑक्सीजन अवस्था निकालने के लिए आपको पहले लिगेंड्स का डिटेल में वर्णन करना पड़ेगा, लिगेंडों को सीखना पड़ेगा कि लिगेंड कितने टाइप के होते हैं, इन पर क्या क्या चार्ज होता है। तो हम 1-2 दिन बाद सीख लेंगे कि लिगेंडों का जितने भी प्रकार हैं, जितने भी उनके ऊपर आवेश हैं, उनको सीख लेंगे। देन उसके बाद हम ऑक्सीजन अवस्था के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है भाई। अगली जो परिभाषा है आपकी, वो जो परिभाषा है वो है होमोलेप्टिक संकुल। होमोलेप्टिक संकुल। देखो भाई समझना, होमोलेप्टिक संकुल का मतलब है वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उन संकुल यौगिकों को क्या बोला जाएगा, होमोलेप्टिक संकुल बोला जाएगा। परिभाषा लिखो भाई, वे संकुल यौगिक जिनमें एक ही प्रकार के या समान प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है, होमोलेप्टिक संकुल बोल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे NiCO का होल 4। अब देखो इसमें 4 लिगेंड है और चारों के चारों क्या है, CO है, कार्बोनिल है ये भाई CO। तो ये क्या हो जाएगा आपका होमोलेप्टिक संकुल हो जाएगा। एक आपका होता है हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक ये क्या होता है भाई, हेट्रोलेप्टिक संकुल से हमारा मतलब है कि वे संकुल यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उन संकुल यौगिकों को क्या बोला जाता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल बोला जाता है। तो परिभाषा हम लिख सकते हैं, वे संकुल यौगिक जिनमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, उन संकुल यौगिकों को क्या बोला जाता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो भाई, CO NH3 का होल थ्राइस, ठीक है भाई, और Cl3। अब देखो इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक ये है NH3, एक आपका Cl है। तो अलग अलग प्रकार के लिगेंड हैं, तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, हेट्रोलेप्टिक संकुल बोल दिया जाएगा। एक और हेट्रोलेप्टिक संकुल का एक और एग्जांपल देख लो भाई कि हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं। देखो आपका जाएगा Cr NH3 का होल थ्राइस, ये भी आपका क्या है, एक हेट्रोलेप्टिक संकुल है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 प्रकार के लिगेंड है, एक से अधिक प्रकार के लिगेंड होते हैं। तो संकुल यौगिक आपका कौन सा होता है, हेट्रोलेप्टिक संकुल यौगिक होता है। आगे बात करते हैं, देखो 1-2 परिभाषाएं और है, उनको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो भाई अगली जो परिभाषा है आपकी वो है किलेट लिगेंड। ये किलेट लिगेंड क्या होते हैं, देखो किलेट लिगेंड्स से हमारा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो केंद्र धातु परमाणु को अपने आप खुद एक से ज़्यादा लोन पे डोनेट करते हैं और क्या करते हैं, उस केंद्र धातु परमाणु के चारों ओर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर से समझो भाई, किलेट लिगेंड से हमारा क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, ऐसे लिगेंड्स जो केंद्र धातु परमाणु के चारों ओर एक चक्रीय संरचना बना लेते हैं, उन लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, किलेट लिगेंड्स बोला जाता है। देखो वे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, किलेट लिगेंड बोला जाता है। एग्जांपल देखो भाई, देखो EN आपका एक लिगेंड आएगा, इसको बोलते हैं थाइलिन डाइएमीन। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है इसका, NH2 CH2 NH2। अब इसकी देखो स्ट्रक्चर देखो भाई, ये आपका कोबाल्ट केंद्र धातु परमाणु, ये NH2 एक लोन पे रेंस दे रहा है, ये CH2 और ये फिर से NH2 आ गया, इसने फिर से इसको लोन पर दे दिया, एक ही हो गया NH2 CH2 NH2। दूसरा ये है भाई,
देखो NH2 CH2 CH2 NH2, तो ये लिगेंड क्या करते हैं, इस केंद्र धातु परमाणु के चारों ओर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस कारण से इन लिगेंड्स को क्या बोला जाता है, क्लेट लिगेंड बोला जाता है भाई। ठीक है, इसके बाद देखो भाई और कुछ वजह नहीं। अब देखो अगला जो आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक क्या, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे, एक तो जो परिभाषाएं हैं, जो बाकी की 2-4 परिभाषाएं बची हुई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मेन हमारे जो टारगेट रहेगा वो रहेगा लिगेंडों का वर्गीकरण। ठीक है भाई, लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे, जो बाकी की 2-4 परिभाषाएं बची हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे लिगेंडों का वर्गीकरण डिटेल से, लिगेंडों का वर्गीकरण। अब देखो अगर आपको लिगेंडों का वर्गीकरण आ जाएगा ना, तो आप किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को निकाल सकते हैं। और IUPAC इन उपसहसंयोजक यौगिकों की आप तभी सीख पाओगे तब आपको लिगेंडों का वर्गीकरण आ जाएगा। सारे के सारे भाई कितने प्रकार के होते हैं, दंतुकता के आधार पर, चार्ज के आधार पर, आवेश के आधार पर, सब आपको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद पढ़ेंगे हम उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। ठीक है भाई, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पहले आप पार्ट 1 को ढंग से पढ़ लेना भाई। ठीक है, पार्ट 1 को पढ़ लेना, उसके बाद ये हमारा क्या है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।